हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स में से एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टर्म 1 के सारे चैप्टर्स को कवर करता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को मैं 3 पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और तीनों के वीडियोस सेक्शन वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम लोग सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18 रेज़ टू द पावर n ends with the digit 0 और 5 for the natural number n। यानी n की किस वैल्यू के लिए 18 रेज़ टू दी पावर n 0 से या 5 से एंड होगा। 18 रेज़ टू दी पावर n will end with the digit 0 और 5। So friends, 18 रेज़ टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 into 3 into 3 होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख पाएंगे 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू 3 रेज़ टू दी पावर n इंटू 3 रेज़ टू दी पावर n। ओके, तो किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। तो यहाँ पर 5 तो मिसिंग है, 5 है ही नहीं। इसका मतलब 18 रेज़ टू दी पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से एंड नहीं हो सकता। अब हम करेंगे 5 के लिए चेक। ये कोई भी नंबर 5 से एंड होगा, उसके लिए उसके फैक्टर्स में 5 का होना जरूरी है और 2 का होना जरूरी नहीं है। 5 होना चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर 5 भी मिसिंग है, 5 है ही नहीं यहाँ इसके फैक्टर्स में। 18 के फैक्टर्स जब हमने बनाए तो इसमें 5 नहीं है, इसलिए n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 5 से भी एंड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, नो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, If a pair of linear equation is consistent, then the lines will be। मैं समझा देता हूँ आपको। consistent और inconsistent दो चीजें होती है, ठीक है। तो सिस्टम consistent कब कब होता है? जब या तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और या फिर आपकी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हो, यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक है ये, ठीक है। और इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब दोनों लाइंस आपकी कैसी हो? पैरेलल। तो उस केस में सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट होता है। यानी अगर यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उस केस में तो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन का केस बनता है तो उस केस में सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कैसी होंगी? मैंने आपको देखिए सारी बात यहाँ बता दी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, क्योंकि दोनों ही केसेस में सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। तो देखिए इसको भी समझिए। अगर हमारे पास ये एक्सिस ऑफ एक्स है और दूसरी एक्सिस ऑफ ये हमारे पास वाई है, तो इसमें कह रहा है 3, -4। अब ये देखिए ये पॉइंट 3, -4 कहाँ होगा? तो एक्सिस ऑफ एक्स पर तो आप 3 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे और फिर आप -4 के लिए नीचे की तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4। तो ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं पर आएगा 3, -4। ओके, तो इसका कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस इसका कितना है? इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है? तो 1, 2, 3, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए एक्सिस ऑफ एक्स से या एक्सिस ऑफ वाई से। पॉइंट 3, -4 की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? केस में भी आप बताते हैं कि 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जाम्पल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज एनी 2 राइट ट्रायंगल्स, any 2 isosceles triangles, any 2 equilateral triangles and none of these। देखिए चलो एक एक करके कुछ थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं समझाने की। राइट ट्रायंगल्स चलिए कोई से बना लीजिए। मैंने एक राइट ट्रायंगल यहाँ बना लिया ये सपोज, और एक दूसरा राइट ट्रायंगल मैंने बना लिया और ये भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो कह रहा है ये दोनों सिमिलर होंगे। तो भाई या तो एंगल की प्रॉपर्टी लगी थी तो 90-90 है, बट ये गारंटी क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा?
कोई इस बात की गारंटी नहीं है, ना इस वाले एंगल की कोई गारंटी है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो एंगल एंगल भी नहीं लग सकता यहाँ पे, या साइड एंगल साइड लगाने की कोशिश करें तो कोई भी एनी टू राइट ट्रायंगल्स हम ले लें तो वो सिमिलर हो जाएंगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा है एनी टू आइसोसेलेस, चलो मैं आइसोसेलेस बना के तो मैं दिखाता हूँ डिफरेंट वेज में। जैसे मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया सपोज एक, है ना, तो इसमें ये दो साइड आइसोसेलेस है। एक और ट्रायंगल बना लिया देखो मैंने इस तरह से, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने कह दिया भाई इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट ये सिमिलर नहीं हो सकते। ना तो ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी से किसी भी तरह से, क्योंकि ये एंगल अलग होगा, ये एंगल एक्यूट दिख रहा है, ये है तो ये भी एक्यूट, बट ये इससे तो काफी बड़ा है, तो ये भी सिमिलर नहीं हो सकते। एनी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी सिमिलर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, फर्ज कीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ये है सपोज, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं यहाँ बना देता हूँ सपोज ये, ठीक है, दोनों मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी एंगल 60 का होगा, ये भी 60 का, इसमें भी ये एंगल 60 होगा, ये एंगल इसमें 60 होगा, ऊपर वाला एंगल ये भी 60 होगा, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री हो जाएगा एंगल। इसमें हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग सकती है, क्योंकि कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसके सारे एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी को हम सही मान सकते। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल। Next question, question number 5. The probability that an ordinary year contains 53 Sundays, कि किसी साल में किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? फ्रेंड्स, हमें पता है कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अगर हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। तो हमें कितने हफ्ते, कंप्लीट हफ्ते कितने मिलते हैं वो चेक करो पहले। तो देखिए डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए कि 52 वीक्स तो हो गए कंप्लीट वीक्स, क्योंकि 7 से हम डिवाइड करें ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 365 को 7 से डिवाइड कर दिया, यानी 52 हफ्ते हो गए, ठीक है। और 52 हफ्ते और ये एक दिन बच गया। तो ये जो एक दिन बचा है, ये एक दिन हमारा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। तो ये 7 दिन है, लेकिन उसने पूछा है कि 53 संडेज होंगे। तो देखो 52 हफ्तों में 52 संडे तो पूरे हमारे ये हो गए 52, ठीक है। 52 हफ्ते है ना, 52 वीक्स है ना, तो 52 संडेज तो हो गए इसमें। तो 53 के लिए एक संडे हमारा, अगर ये दिन होगा, ये संडे भी अगर हमारे हमें मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारे 53 संडेज हो जाएंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा एक दिन है, ये जो बच रहा है हमारे पास में, वो संडे ही होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई 7 दिन है ना हमारे पास में, तो संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो होगी हमारी 1/7। तो आप चेक कर लो आपका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 6 0 0 एंड 8 0 इज। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको जो पॉइंट्स दिए हैं इतने सिंपल दिए हैं कि आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आप ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट भाई x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं आपके लिए फॉर्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए मेंटली कीजिए। अगर आप लिख के ऐसे करने बैठ गए तो फिर क्वेश्चन में आपको बहुत देर लगने वाली है। यहाँ देखिए 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, और 6 माइनस 0 कितना हो गया? 6। तो और 6 का आप यानी ये y1 माइनस y2 कर रहे हैं ना, 6 माइनस 0, तो यहाँ पर जब 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 6। तो 6 यूनिट डिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है। अब आप ऐसी BC निकालिए। चलिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेंगे। तो BC जब आप निकालेंगे तो देखिए 0 माइनस 8 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? -8, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 64, फिर प्लस y1 माइनस y2, ये जो 0 हो गया, तो 64 का अंडर रूट अगर आप करते हैं तो वो कितना आ जाएगा? 8, तो 8 यूनिट हो गया। ऐसे ही आप CA निकाल लीजिए, तो CA देखिए कितना आता है। अब ये रहा आपका C और ये रहा A,
तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल बैठा आपका 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 यूनिट। पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, ए बी, बी सी और सी, ये तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 6 प्लस 8 एंड प्लस 10, तो कितना हो गया ये 24। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू 3D, देन द टू ट्रायंगल्स आर। चलिए देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है सपोज एबीसी, और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डीईएफ। वो कह रहा है एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। ओके, तो एंगल बी को एंगल ई के इक्वल कर दीजिए। फिर कह रहा है एफ सी के इक्वल है, तो देखिए ये जो एंगल एफ है इसको मैं डबल मार्क कर दे रहा हूं, वो एंगल सी के इक्वल है। एंड ए बी इज इक्वल टू 3D, यानी जो ए बी साइड है वो डीई का 3 टाइम्स है, यानी डीई अगर सपोज एक्स है तो ये जो साइड है हमारी 3x हो जाएगी ए बी। ओके, यानी 3 गुनी है उसकी डीई की, यहाँ क्या बता रहे हैं डीई का 3 टाइम्स जो है डेट इज इक्वल टू ए बी, तो इसलिए अगर ये x है तो ये कितनी होगी 3x। तो देन द टू ट्रायंगल्स आर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंड बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन आप कुछ सोचो, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता किसी भी केस में, क्योंकि ये साइड जो है, जो ए बी साइड है वो डीई की 3 टाइम्स है, 3 गुनी है। अगर ये 10 है तो ये 30 है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए क्या शर्त होती है कि वो सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, तो यहाँ तो साइज मैटर कर रहा है ना, साइज डिफरेंट हो रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, सिमिलर तो होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है 96 और एंड 104 का एचसीएफ बताइए। तो 96 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 104 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तब आप उसको क्या लिख पाएंगे, देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ओके, अब आप देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो अब आप देखिए कि कॉमन क्या है, देखिए एक तो पेयर आपका इसमें ये कॉमन आ रहा है 2, एक ये है कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन यानी दोनों में है, एक ये 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो अब आपका बाकी देखिए 13 यहाँ है तो ऊपर नहीं है, और ये 2 ऊपर 2 2 3 है तो यहाँ पर नहीं है, और तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी के 8। तो आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, if the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to 1 are parallel, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं then the value of k क्या होगी। चलिए, तो आपको लाइंस दे रखी है और उसने ये बताया कि ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन का कंडीशन बनेगा, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2। चलिए अब यहां से वैल्यू रख दीजिए, A1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है, तो वो क्या है आपका 3 अपॉन A2 कितना है, देखिए x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से 2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 क्या है, y का कोएफिशिएंट होता है B1, तो देखिए कितना है 2k डिवाइड बाई B2 कितना है, यहाँ से देखिए सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 5 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 यहाँ देखिए कितना है 2 कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, देखिए 1। तो अब आप इसको तो यहाँ तो नॉट इक्वल का साइन है, तो इन दोनों को सॉल्व करके तो k की वैल्यू मिलेगी नहीं, आपको फर्स्ट 2 को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 4k, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 15 अपॉन 4। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, if the distance between the point A B is 5 unit then the value of P is, okay, तो आपको दो पॉइंट दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता क्या है, आपको पता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी बताई है उसने 5 यूनिट, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 करिए, देखिए 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3 स्क्वायर, और y1 माइनस y2 का मतलब होता है p माइनस 0, तो p माइनस 0 होल स्क्वायर। आप क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस, और ये p माइनस 0 तो p हो गया, और p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर। चलिए ये 9 इधर ले आइए, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर। अब जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब ये स्क्वायर साइन हटाएंगे तो p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 16, और 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे ये आपको देगा प्लस माइनस 4। अब आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, तो प्लस माइनस 4 यानी प्लस का 4 ये रहा, माइनस का 4 ये रहा, और आपको ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों हमारे करेक्ट आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ 27 डिवाइड बाई 3 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 विल टर्मिनेट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या चेक करना होता है आपको, 2 का या 5 का मैक्सिमम पावर चेक कर लीजिए, तो इस केस में यहाँ पर 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 4, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में पावर चेक कीजिए 2 की और 5 की, तो यहाँ 2 तो है नहीं, 5 का पावर और मैक्सिमम पावर देखिए कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है और 5 का कितना है। तो अगर 2 का सपोज यहाँ 2 होता, 2 का पावर होता यहाँ पर 7 या 8, तो हम 7 प्लेस के बाद टर्मिनेट होता, तो जो सबसे ज्यादा पावर रखता हो 2 या 5, तो 2 यहाँ है नहीं हमारे पास में, हमारे पास 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर है 4, इसलिए ये 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ये 2 और 5 की हाईएस्ट पावर देख करके आप डिसीजन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। चलिए तो आपको दिया है 12, आपको दिया है 21 और आपको दिया है 15, और आपसे पूछा गया है कि इसका सबसे पहले एचसीएफ और फिर एलसीएम। तो चलिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर 21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 21 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ओके। और 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। चलिए अब तो एचसीएफ कितना होगा, देखिए एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर तीनों में जो कॉमन है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 3, ठीक है ना, 3 जो फैक्टर है ये तीनों में है, 12 में भी है, 21 में भी है, 15 में भी। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, 2 यहाँ पर है तो इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ है तो बाकी दो में नहीं है, 5 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि तीनों में मौजूद हो, वो सिर्फ है 3। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ तो हो गया 3। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 3 जिसमें आ रहा हो, तो ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। चलिए अब हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो एलसीएम में कैसे निकालेंगे, एचसीएफ तो आपका यहाँ पर आ गया देखिए 3, और एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम में आपको सारे फैक्टर्स को चेक करना है और जो मैक्सिमम पावर है उसको नोट करेंगे। तो देखिए 2 का सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 इंटू 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 2 इंटू 2 लिखा जाएगा। 3 देखिए 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एक ही बार आ रहा है तीनों में, तो आप एक बार ही लिखेंगे 3। 5 देख लीजिए 5 का मैक्सिमम पावर सिर्फ एक बार आ रहा है तो एक बार 5 लिखेंगे। 7 देख लीजिए 7 भी आ रहा है, कोई फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, और जो जितनी ज्यादा बार आ रहा है उसको लिखें। अगर 7 2 बार आ रहा होता तो हम 7 स्क्वायर लिखते हैं या 7 इंटू 7 लिखते हैं। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 420, ओके। तो एलसीएम 420 आया और एचसीएफ 3, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ sec a plus tan a is equal to k then the value of sec a minus tan a is। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में जो आया है। बहुत छोटा सवाल है, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने एक बार किया नहीं तो आप इस क्वेश्चन को फिर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए मैं समझा देता हूँ, sec a plus tan a इज इक्वल टू k बताया है। चलिए तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए नीचे कि भाई आपको पता है sec a plus
tan a इज इक्वल टू दिया है k और साथ में कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ sec a माइनस tan a क्या होगा। तो अब आप कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, मैं देखिए बताता हूँ कि वी नो, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। ये बात ठीक है ना, आइडेंटिटी से हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a की आइडेंटिटी इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। अब देखिए क्या करूंगा, मैं tan स्क्वायर a को राइट हैंड साइड में बता दूंगा तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अगर तुम देखो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको तुम लिख सकते हो sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a लिख सकते हो। अब sec a प्लस tan a की वैल्यू तो आपको गिवन है k है, तो इसका मतलब आपका हो गया 1 इज इक्वल टू sec a माइनस tan a और इंटू k। आपसे क्या पूछा रहा है, sec a माइनस tan a की वैल्यू बताइए, तो sec a माइनस tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन k, तो sec a माइनस tan a कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन k। अब आप अपना आंसर देख लीजिए कहाँ आ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है 1 अपॉन k। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करेंगे, तो अब यहाँ स्पेस तो है नहीं, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है sec a इंटू साइन ए इज इक्वल टू 0, तो एंगल a की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो भाई क्या है, sec a इंटू साइन ए इज इक्वल टू 0 दिया है, sec को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos a लिख सकते हो इंटू साइन a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि tan a इज इक्वल टू 0 आया। tan में 0 किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan में वैल्यू अगर आप टेबल आपको याद है जो tan 0 डिग्री की, तो अब जब आप इसे कंपेयर करोगे tan a को tan 0 से, तो आपको क्या मिला, एंगल a की वैल्यू क्या मिली आपको 0 डिग्री, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। भाई देखो एक पहिया है, इसका जो डायमीटर दिया है वो तुम्हें दिया है 84, ठीक है, और वो भी कैसे सेंटीमीटर में दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाने वाली है इसकी, देखो बताओ 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल टेक टू कवर 792 मीटर। तो पहले तो ये पता लगाओ कि एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में ये पहिया कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्हील हो वो अपने एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यहाँ क्या करो, सरकमफ्रेंस निकाल लो 2 पाई आर से, तो 2 पाई आपको दिया तो है नहीं वैल्यू, तो 22/7 यूज कर लो और आर कितना है 42 यूज कर लो, ये जो आपको दिया आपने निकाला अभी आर, तो 7 से कैंसिल कर लो इसको, तो आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 22 कर लीजिए 264 सेंटीमीटर्स। ओके, अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल टेक टू कवर, आप ये मीटर में दिया हुआ है, देखो इसको तो पहले इसके आप सेंटीमीटर बना लो, तो इसके कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 792 मीटर्स है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 264 से डिवाइड कर दो, तो अब आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो डिवाइड कर लो अब इसको, फिर देखो कितना आता है। ठीक है, चलो आपका कैंसिल होके आपको देगा 300। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, then the value of AD square is equal to what? Okay, so we have a triangle ABC which is equilateral triangle. Okay, so ABC is an equilateral triangle and AD is perpendicular to BC. So okay, let us draw a perpendicular AD on BC. So what you can write in triangle ADC में आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, लिख सकते हो क्या नहीं। अच्छा, अब देखो AC किसके इक्वल है, AC तुम्हारा BC के इक्वल है, AC को तुम क्या लिख सकते हो, AC को तुम क्या लिख सकते हो BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC को लिख दिया BC, यहाँ लिख दो बिकॉज AC जो है वो इक्वल किसके है BC के, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो
ये साइड और नीचे जो साइड बीसी है ये तीनों इक्वल होंगी। तो मैंने एसी को बीसी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा बीसी क्या है, अगर देखो तो बीसी जो साइड है ये डीसी की क्या है, डबल। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2DC। बीसी क्या है, 2DC के इक्वल है और इसका स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। सॉल्व करो कितना होगा, देखो 4DC स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। तो 4DC स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3DC स्क्वायर। और इधर क्या चला आ रहा है आपका ऊपर से, AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3DC स्क्वायर। अब आप देखो कहाँ है, ये है 3CD कह लो या DC कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, 17th, बड़ा अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेक ए। अब सेक क्या होता है आपको पता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो साइन कॉस टेन कॉस और यहाँ होता है सेक, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, यानी सेक ए की वैल्यू। तो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक कितना होता है, देखो साइन और कॉसेक एच अपॉन पी होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो फिगर में एंगल ए के लिए जब आप वर्क कर रहे हो तो एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो होगा 13 और इसके लिए एंगल ए के लिए बेस कितना होगा 12, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, जिस एंगल के लिए काम कर रहे हो, जिस अब यहाँ पर एंगल ए है, एंगल ए के लिए जब वर्क कर रहे हो तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब देखने में तो ये आपको बेस दिख रही है भाई, अगर इस तरह ट्रायंगल को आप सीधा देखते हैं तो ये बेस दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है जिस एंगल के लिए वर्क कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखना। तो ये बेस नहीं है, कभी आप यहाँ पर ये ढूंढने लग जाओ बीसी फाइंड करो पाइथागोरस लगा करके, जरूरत ही नहीं पड़ रही है इस क्वेश्चन में तो बीसी फाइंड करने की। अच्छा देखो हाइपोटेन्यूज सेक्शन, अब देखो एंगल सी के लिए, अब सी एंगल तुम्हारा यहाँ पे है, देखो इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई, इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहने वाला है, लेकिन परपेंडिकुलर मैंने अभी बताया, जिस एंगल के लिए काम करोगे उसके सामने वाली साइड, तो इसके सामने कौन सी साइड है, ये ए बी, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी 12 परपेंडिकुलर हो गया। तो भाई देखो 13/12 माइनस 13/12 तो कितना आ जाएगा, 0, या यूं कह लो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, देखो सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ इसका एलसीएम ले लो, देखो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर पहले से 1 माइनस साइन थीटा चल रहा है आपका। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये किस फॉर्म में आ गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया, तो उसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, यानी 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इससे कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, कॉस थीटा। तुम आंसर देख लो अपना, यानी तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि इस इक्वेशन को देखो क्या ये ठीक फॉर्म में लिखी हुई है, x है, y है और कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखो ये गलत फॉर्म में लिखी है, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको kx, पहले x की टर्म फिर आपकी ky, y की टर्म इज इक्वल टू 12। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गई और ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है भाई, x प्लस y की टर्म और इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलो अब आप देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये होती है। अब इसमें a1 की वैल्यू रखो, a1 क्या है, पहली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट है k-3 तो यहाँ लिख दो k-3। a2 देखो, a2 क्या है, दूसरी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है k, तो यहाँ k लिख दो, इज इक्वल टू b1 देखो y का कोफिशिएंट है 3 पहली क्वेश्चन में, फिर दूसरी क्वेश्चन में देखो b2 y का कोफिशिएंट है k इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 कितना है यहाँ पे देखो k, और C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कितना है तुम्हारा 12। कहीं से भी किसी को भी सॉल्व कर लो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, कोई से दो, या तो फर्स्ट टू कर लो या लास्ट टू कर लो या फर्स्ट और थर्ड कर लो, कैसे भी
यहाँ देखो ये इजी लग रहा है, आराम से हो रहा है सॉल्व। जैसे ही आप के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 6 आता है, तो तुम्हारा देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा +6 मिल रहा है तुम्हें, लेकिन -6 नहीं मिल रहा है। चलो अच्छा, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पर अगर तुम इनको दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू, ये देखो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3k, अब ये 3k इधर राइट साइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा 6k, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है के स्क्वायर, ठीक है, k से k कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. The probability that a number selected at random from the number 3, 4, 5, 6 and so on up to 25 is prime is, यानी कि अगर कोई नंबर रैंडमली सिलेक्ट करते हो इसमें से, इन नंबर्स में से, तो वो प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, देखो 3 से लेके 25 तक, 3 है, फिर देखो 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, फिर 13, 13 के बाद देखो 17, 17 के बाद आपको मिलेगा 18 नहीं है, 19, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 और 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो आपको कितने प्राइम मिले टोटल, तो प्राइम नंबर आपके पास मिले देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्राइम नंबर्स मिले तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारे पास टोटल कितने नंबर है, देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 25 तक जा रहा है, तो टोटल कितने नंबर है तुम्हारे पास में, टोटल जो नंबर है वो है देखो 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इनकी, पीई, है ना, तो वो हो जाएगी 8/23। अब आप देख लो, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 8/23। ओके, ऑप्शन ए कंप्लीट हो गया हमारा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और सेक्शन बी का और सेक्शन सी का वीडियो भी मैं शीघ्र ही बना करके उसको अपलोड करूंगा, और उनके लिंक मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा आपको, जिससे कि आप उन वीडियोस को भी देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।